है डीजीपी साहब के द्वारा 10 तारीख 11 तारीख तक चल रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि देख रहे होंगे आप लोग कि आप लोग मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है तो ज़रूरी अपने लिए, लेकिन उसको कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी हमको, ताकि हम जो फ्रॉड का तरीका जो नया आया है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जो हो जाता है कि आपको दिखेगा नहीं कौन आदमी है, लेकिन कोई आपके साथ घटना करके चला जाएगा। मोबाइल के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से अलग-अलग तरीके आ रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे इस समय डायल टोन जो आ रही हैं, उसमें भी सब सतर्कता वाले मैसेज आ रहे हैं कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, इन्वेस्टमेंट के नाम से जो आपको ऑफ़र आ रहा है उसमें क्लिक ना करें। यही सब चीज़ों का हम लोगों का अभियान है सेफ क्लिक एक, और इसी को उसमें हम पिछले आश्रम झरिया वाले आश्रम में गए थे, तो इन्होंने बोला कि यहाँ यहाँ पे भी करना है, तो हम कहा चलिए अच्छा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी एज वगैरह ज़्यादा के लोग बैठे हुए हैं, उनको और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। कई पेंशनर्स होंगे, कई क्योंकि उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो इसमें हमको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे एटीएम से पैसा निकालना, जैसे शुरुआत में एटीएम चले थे, तो पैसा निकालने के लिए बुजुर्ग लोग या फिर कोई जिनको नहीं आता था, वो दूसरों को एटीएम दे देते थे। उसमें भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। जैसे आस-पास कोई भी लड़के खड़े रहते हैं, वो इसी ताक में खड़े रहते हैं कि इस टाइप से कोई बंदा आए और उनको एटीएम दें, हेल्प के नाम से वो लोग खड़े रहते हैं। हेल्प के बहाने उन लोग क्या करते हैं कि आपका एटीएम चेंज कर देते हैं। उनके पास बहुत सारे एटीएम रखे थे सेम कलर के। जिस कलर का आपका एटीएम है, सेम टू सेम आपको दूसरा वाला रिटर्न कर देंगे। आपका पिन नंबर, आपका तो पैसा निकाल के दे देंगे, वो जितना आपको चाहिए था वो आपका दे दिया उन्होंने, और एटीएम आपको अपना वाला दे देंगे, आपका वाला रख लेंगे। तो उसी एटीएम का प्रयोग करके अगले एटीएम से आपका पैसा निकाल लेंगे वो। इस टाइप से बहुत फ्रॉड करते हैं। एक तो एटीएम का हो गया ये, और ऑनलाइन लिंक बहुत सारे आते हैं किसी भी ऑफ़र के नाम से, और शॉपिंग भी बहुत सारे आप लोग देखते हो, सस्ते के चक्कर में कई बार आदमी शॉपिंग कर लेता है। कोई यदि चीज़ अपन को 2000 वाली ₹200 में मिल रही है, तो आपको सोचते हैं कि चलिए अच्छा है। आजकल ड्राई फ्रूट और ये सब का बहुत फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में बहुत सारा चल रहा है ये। आपको जो भी मैसेज आएगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इतना लालच में ना पड़ें कि आपके साथ उल्टा फ्रॉड हो जाए। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे आते हैं मैसेज फेसबुक या इंस्टाग्राम में, सस्ते में ड्राई फ्रूट्स के नाम से। तो आप जो जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे अमेज़न है और जो फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, इनसे शॉपिंग करें, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। और इनसे भी फ्रॉड ऐसे होता है कि आपने जैसे कोई सामान खरीद लिया, अब आपको पसंद नहीं आया, आप सीधे गूगल में जाते हैं, और गूगल में सर्च किया अमेज़न का कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें फ्रॉड होता है। वो क्या होता है कि फर्जी वेबसाइट रहती है अमेज़न की, बहुत सारे जितनी भी वेबसाइट है, उससे कहीं न कहीं जो फ़ेमस वेबसाइट है, सबकी एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनी हुई है। ध्यान ये रखना है कि आपको गूगल में जाके कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कस्टमर केयर का नंबर नहीं ढूँढना है। आप जिस प्लेटफ़ॉर्म में शॉपिंग किया है, उसी में आपको कॉन्टैक्ट में जाएँगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर कम रहते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट वगैरह में आप जाएँगे, तो यदि किसी में मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में मिल रहा है, तो समझिए कि फर्जी वेबसाइट है। आपको टोल फ्री मिलेंगे, आपको टोल फ्री में डायल करके देखना है, और जिस ऐप से आपने परचेज़िंग की है, उसी से ही आपको आगे की इंक्वायरी करना, कस्टमर केयर से बात करने के लिए उसमें सारे ऑप्शन रहते हैं। थोड़ा-सा भी सर्च करेंगे तो उसमें सारे आपको रिटर्न करना है जो कई लोग डेटा चोरी कर रहे हैं। आपका डेटा आपने सपोज़ परचेज़ कर लिया, उसी के बिहाफ़ में आपके कि आपने ये सामान खरीदा था, आपको इसका इतना ऑफ़र दिया जा रहा है उसमें, उस नाम से भी आपके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ। अपन को ये ध्यान रखना है, कोई अनजान व्यक्ति आपको फ़ोन लगाता है, तो उस पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, और ख़ासकर कोई कुछ देने के लिए फ़ोन लगाता है, तो क्योंकि आजकल आप तो देखते होंगे कि ₹1 देने को कोई तैयार नहीं है, बिना किसी कारण से। तो अनावश्यक आपको लॉटरी या फिर ऑफ़र देने को क्यों तैयार होगा? तो ये फ्रॉड के जो मूल तरीके हैं, 2-3 ही हैं। एक तो लालच है, डर है और आलस है। ये 3 फ़ॉर्मूले जो अभी हम इतने दिन से हम कर रहे हैं, तो मूल सारांश यही है कि इन तीनों के कारण होता है। इनमें सबसे बड़ा कारण है लालच। एक तो लालच किसी भी तरीके का हो सकता है, ऑफ़र के नाम से, या फिर आपको यूपीआई में जैसे आपको इतना रिवार्ड मिला है, रिवार्ड के नाम से भी हो सकता है। डर का इस समय जो चल रहा था, अभी डिजिटल अरेस्ट वाले आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे पेपर वगैरह में भी आता रहता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की थी। डिजिटल अरेस्ट, कोई ना कोई आपका डाटा ले लेंगे कि आप ये बोल रहे हैं,
आपको आधार कार्ड आपका मिसयूज हो गया है, आपको इस केस में फँसाया गया। अब इस टाइप से केस हुआ था मऊगंज में, एक महिला ने सुसाइड कर लिया, आपको है जानकारी? अभी 1 माह पहले। तो एक्चुअल डिजिटल अरेस्ट तो नहीं था, लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में धमका रहे थे वो उन महिला को कि आपका आधार कार्ड इस केस में यूज हो गया, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहे हैं। कुछ तो पैसे उन्होंने दिए और फिर वो डर गए। कायदे से उनको क्या करना था, पुलिस के पास जाना था। भाई डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, कोई आपको कोई अरेस्ट करेगा तो पुलिस, हम लोग भी किसी को पकड़ना जाते हैं तो पकड़ के विधिवत वहाँ जाते हैं, लाते हैं, और गिरफ्तारी ऑनलाइन थोड़ी होती है। बहुत सारे लोग भ्रम हो गया कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये भी आजकल ऑनलाइन शुरू हो गया होगा, है ना? और ऑनलाइन आपका कर भी क्या सकता है बताइए? मान लीजिए चलिए उसने अरेस्ट कर लिया, बोले ठीक है अरेस्ट कर रहा हूँ, आ जाओ। सीधे से बोल देना था भाई अरेस्ट करना है, हाँ यहाँ आओ, हमको ऑनलाइन क्या करोगे अरेस्ट करके, हम तो अभी इंटरनेट खत्म कर देंगे, आपकी अरेस्टिंग खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या करते हैं, ऑनलाइन आपको उसी में एंगेज रखेंगे और आपका पैसा एक सेफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के नाम से कि आपके खाता बंद कर दिया जाएगा, ये है वो, एक एक अकाउंट में, सरकारी अकाउंट है, उसमें आप सारे ट्रांसफ़र कर दीजिए। जितना भी पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद जैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद वो लिंक ख़त्म कर देंगे। जहाँ पे भी बैंक से संबंधित जानकारी सामने वाला माँगना शुरू कर दे, समझिए कि आपके साथ फ्रॉड होने का प्रयास हो गया है। हमने भी इस टाइप से एक जॉब फ्रॉड का एक पूरा एक मेरे पास चैट भी पड़ा होगा। मेरे पास खुद ऑफ़र आया था जॉब के लिए, तो मैंने विधिवत उसका जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट किया पूरा। मैं उसका तरीका जानना चाह रहा था कि इसमें करते कैसे हैं इन लोग। तो उन लोग पहले तो टास्क दिया, उन्होंने 10,000 रुपये मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दिया, 10,000 रुपये उन्होंने कॉइन दिए। उनका एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, उन्होंने कॉइन दिए, कॉइन से बोला कि ये आपको परचेजिंग और सोल्ड करना है, सामान सोल्ड करना है। सोल्ड करने के लिए कुछ नहीं था, एक लिंक थी, उसमें क्लिक करता जाना था 20 बार लगातार आगे। मैं करते-करते मुश्किल से 2 मिनट के अंदर मैंने 1,200 रुपये कमा लिए। 1200-1300 है ना? अब वो वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपने कमा लिया, आपको दिख रहा है कि आपके नंबर पे, आपके अकाउंट में 1,200 रुपये दिख रहा है। अब शुरुआत फ्रॉड की वहाँ से होती है कि आप अकाउंट नंबर जब आप उसको क्रेडिट करने के डालोगे, वो 1,200 रुपये जब आप लेने के लिए अपने अकाउंट में डालोगे ना, वहाँ से फ्रॉड शुरू हो जाएगा आपके साथ। तो हो सकता है कि लिंक आपको कोई क्लिक करना पड़े और आपका पैसा आने के बजाय आपका कट जाए। तो ये चीज़ आप अपन को ध्यान रखना है कि मोबाइल से संबंधित कोई भी लिंक यदि कोई भेजता है तो उसको क्लिक नहीं करना है। इसमें एक .apk फाइल पढ़े लिखे लोग सभी लोग समझते हैं आजकल। .apk फाइल इस समय एप्लीकेशन के लिए फाइल चलती है। उन लोग क्या करते हैं कि आपको कुछ भी नाम से, जैसे पीएम सम्मान निधि, या फिर जैसे आपका एक आश्रम है, ब्रह्म कुमारी आश्रम चल रहा है, इसके नाम से भी दे सकते हैं कि ये भगवद गीता है, या फिर जो भी आपको पसंदीदा आपके बुक्स हैं जो भी है, उसके नाम से भी कर लेगी, ये डाउनलोड करें। और जैसे डाउनलोड करेंगे आप, तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और आपके सारे मैसेजेस जो हैं, मैसेज एक पर्टिकुलर नंबर में फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। उन लोग सेट किए रहते हैं, तो एक नंबर में उनके आपके सारे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और आप तो ये सोचोगे हम सेफ हैं, हमारा पैसा आना तो ना तो ओटीपी दिया, ना सीवीवी दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना कोई कार्ड नंबर भी नहीं दिया, और आपका पैसा कट जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल उसके पास एक्सेस है और सारे आपके अकाउंट नंबर और फ़ोन पे ये सभी रीसेट करके अपने में वहाँ से पैसे निकाल लेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अननोन नंबर से कॉल आता है कोई, तो उसको भी एंटरटेन नहीं करना है। अनजान कोई लिंक आई है, अपने काम की नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको ओपन ही ना करें। अनजान नंबर से सर आगे फोन आता है तो उसको अटेंड नहीं करना है। कोशिश करें कि ना करें अनावश्यक। एक तो व्हाट्सएप में सेटिंग भी रहती है कि साइलेंट अननोन नंबर्स, उसमें ये होगा कि व्हाट्सएप यदि कोई कॉल लगाएगा अनजान नंबर, तो आपको रिंग ही नहीं आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो क्योंकि यदि नॉर्मल आप किसी को पहचानते हैं तो उसको कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अब कोई पहली बार आपको फ़ोन से यदि व्हाट्सएप कॉल लगा रहा है, तो मान लीजिए सस्पेक्ट ही है, क्योंकि पहली बार तो नॉर्मली फ़ोन लगाएगा, फिर सुविधा के लिए आदमी कई बार व्हाट्सएप में वीडियो कॉल ये सब चीज़ें कर लेता है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो कॉल भी आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, लड़की बन के, लड़के बन के ये दोस्ती करते हैं, फिर दोस्ती के नाम से फिर आपसे चैटिंग करेंगे, आपकी जानकारी ले लेंगे और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और पुराने लोगों में बहुत सारी ये चीज़ें रहती हैं कि समाज के डर से वो पैसा देना भी शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया से संबंधित बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया,
एक टेक्नोलॉजी जो बताया था .apk फाइल जो आती है एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के। बचाव के क्या रास्ते हैं? बचाव के लिए यही है कि जैसे आपका सोशल मीडिया में आप यूज कर रहे हैं अकाउंट, तो उसमें एक तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें थोड़ा-सा। पासवर्ड मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बोलते हैं उसको। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फ़ाबेट भी रहे, कोई न्यूमेरिकल नंबर भी रहे और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी रहे। तो इस टाइप से सेट कर लीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर जैसा जो है आपका वही पासवर्ड डाल देते हैं फेसबुक अकाउंट या फिर किसी में भी, तो वो उनको बड़ा आसान रहता है क्रैक करना। तो किससे अपना पासवर्ड हमेशा कुछ 8-10 डिजिट का रखें और उसमें ये सब चीज़ें मिक्स करके रखें कि अल्फ़ाबेट में भी कैपिटल इस्तेमाल करके रखें। एक लेटर कैपिटल तो फिर स्मॉल ऐसा करके वो आपको कहीं लिख के रख लें एक डायरी में, आपको याद रहेगा वो सारी चीज़ें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक रहता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया या फिर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि जब भी कोई लॉगिन करने का प्रयास करेगा, तो एक ओटीपी आपके मोबाइल में जाएगा। जब तक वो ओटीपी नहीं आएगा, सामने वाला लॉगिन नहीं कर पाएगा। उससे भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चाहे व्हाट्सएप में एक सेटिंग कर सकते हैं कि ऑटो डाउनलोड वाला ऑप्शन कम डेटा में जाएँगे, चैट चैट के डेटा में, तो आपको ऑटो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा। ऑटो डाउनलोड ज़्यादातर लोग ऑटो डाउनलोड में करके रखते हैं, तो उससे जो कोई फ़ोटो कोई वीडियो आए ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, तो उसको ऑफ कर दीजिए। तो उससे आपका डाटा भी बचेगा, जो डेली का 2 जीबी 1.5 जीबी जिसका भी रहता है। तो ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन यदि आप बंद कर देंगे तो अनावश्यक आपकी चीज़ें आपके मोबाइल में आएँगी भी नहीं और आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आपका डेटा भी बचा रहेगा। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। वेबसाइट भी बता दिया। बैंक वाला भी हो गया, बैंक मतलब इस तरह से एटीएम वगैरह का। हाँ, ऐसा अगर मोबाइल बंद हो जाता है यानी खराब हो जाता है, हाँ, तो बनने के लिए देते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, खासकर महिलाओं के साथ। जब आप कोई मोबाइल दे देते हैं ना, वो डेटा कहीं न कहीं एक्सेस करके उसका मिसयूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें। कोशिश ये करें कि आपके जो जान-पहचान का हो, भरोसेमंद हो, उसी को अपना मोबाइल बनने के लिए दें। बहुत सारे अनजान जगह में ये भी एक बहुत चल रहा है लड़कियों के मोबाइल में खासकर, उनको जो फ़ोटोज़ रहते हैं पर्सनल फ़ोटोज़, तो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोई फर्जी फेसबुक आईडी, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना के या फिर किसी को भेज के, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और खास कोशिश करें कि मोबाइल में कोई पर्सनल या फिर इस टाइप से फ़ोटो ना डालें, जो कि आपको असुरक्षित फ़ील कराए। कोई भी हो, क्योंकि पूरा डेटा आपका कहीं न कहीं ऑनलाइन जा रहा है। यदि कोई अच्छा हैकर होगा, अच्छा जानकार होगा मोबाइल का, तो आपका पूरा डेटा एक्सेस कर लेगा। जो आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे उपयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से पूरा डेटा जा रहा है। तो बैंकिंग संबंधी और पर्सनल डेटा जो है वो सुरक्षित रखें, उसको मोबाइल में ही ना रखें, कोशिश ये करें। जी, एक क्वेश्चन था जी। कि अगर जैसे कि मतलब किसी ने मोबाइल हैक कर लिया, अकाउंट हैक कर लिया और अपने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि पुलिस डायरेक्ट उस व्यक्ति को पकड़ ले? अकाउंट मतलब बैंक से तो सारी डिटेल्स निकाली जाती हैं। हाँ, सब निकालते हैं ना, वही मैं बताने वाला था आगे कि यदि आपके पास कुछ घटना हो भी जाती है, तो आपको 1930 में कॉल करना है। ये नंबर लिखा हुआ है ना 1930, 1930 में कॉल करना है, या फिर एक www.cybercrime.gov.in करके है, और उसमें फिर ऑटोमेटिक वो सिस्टम बना हुआ है। तो बैंक से यदि सामने वाले के खाते में गए हैं और उसके खाते में हैं, तब तो आपका अमाउंट होल्ड हो जाएगा और रिटर्न आने के भी चांस है। यदि उसने निकाल चुका है वो, तो फिर बैंक तो जानकारी दे देगा कि कहाँ का अकाउंट है, क्या है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक म्यूल अकाउंट चलता है, म्यूल अकाउंट इसको ये बोलते हैं कि जैसे आपसे कोई आ गया कि आपका खाता जनधन, बहुत सारे खाते चल रहे हैं, उसमें भी जैसे सचिव सेक्रेटरी ये खोल के और अपने पास पूरा उसका क्रेडेंशियल रखे रहते हैं, आपका एटीएम कार्ड, पासबुक, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे खाते चल रहे हैं जिनका कि मिसयूज किया जा रहा है। आपके अकाउंट का मतलब कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। उसमें बहुत गरीब लोग हैं, जैसे कोई झुग्गी बस्ती है, उनके थोक में खाते खुलवा लेते हैं। आप उनके डॉक्यूमेंट लेके किसी बहाने से खुलवा सकते हैं कि आपको ये स्कीम मिलेगी, या फिर जो उनका डॉक्यूमेंट लेके उनके नाम से खाते खुलवा लेते हैं। तो उसके नाम से बहुत सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं और कईयों में तो विदेश में तक पैसा भेजा जा रहा है। टेरर फंडिंग, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अपना बैंक खाते से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना दें, या फिर आपका खाता यदि है तो उसके कोई एटीएम या फिर पासबुक किसी को ना दें।
क्योंकि आपको खाते हैं, भले वो बोल रहा है कि आपके खाते में पैसे आए, कोई बहुत सारे लोग किराए से दे देते हैं अकाउंट। पहले बहुत चलता था 5,000 10,000 महीना के हिसाब से किराए, कुछ नहीं करना, आपका अकाउंट नंबर आपको खुलवा के सामने वाले को दे दो, आपको 10,000 मंथली देता जाएगा। वो लोग क्या करते हैं फिर कि ये सब पैसा यहाँ का वहाँ पूरा करके ट्रांजेक्शन, और फिर पूरा पैसा उसको टेरर फंडिंग में लगाते थे। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। सर आपसे हम उस दिन पूछे थे जी कि किसी से पैसा अगर अपने मोबाइल में मंगा रहे हो तो आपने बोले पहचान वाले ऐसे नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमारे जो हस्बैंड है वो ये करते हैं भागवत पूजा पंचायत जी वगैरह, जी तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं आजकल के कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो कई पेमेंट हमारे पास आए हैं और हमारे नंबर दे देते हैं कि वो ये सब नहीं करते हैं। तो उसमें मान लीजिए पब्लिक बॉडी अब तो ऐसे हो गए, ऐसे पब्लिक मिलती है जो उनको भेजे, तो उनसे क्या पैसा हम मंगा सकते हैं? इसमें उसमें भी कोई हार्ड हो सकता है? मंगा कोई सकते फ्रॉड नहीं होता है उसमें। थोड़ा दिक्कत ये आ सकती है कि जो पैसा भेज रहा है, ठीक है सर, जो पैसा भेज रहा है अगर उसके पास कहीं फ्रॉड का वो इन्वॉल्वमेंट में है तो हम दिक्कत में आ सकते हैं दैट केस। नहीं तो क्या भरोसा सर पब्लिक में है, इसलिए अज्ञात लोगों से पैसा ना ही ले तो ही ज्यादा बेहतर है। देखो पहली बार में तो सभी अज्ञात ही रहते हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि जो जो कौन भेज रहा है उसका एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर, सब चीज़ें। अच्छा थोड़ा ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए एफडी जो करती है तो उससे कोई लिंक है क्या? चालू खाते में पैसा नहीं और एफडी वो एफडी में भी यदि आपका नेट बैंकिंग का कुछ उसके पास चला गया है तब संभावना है, नहीं तो कोई आपका सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका अकाउंट डिटेल उसके पास नहीं जाना चाहिए जी। वो जल्दी से इतना डरते हैं, बनता नहीं, जानते नहीं, जल्दी से एफडी कर देंगे। नहीं सही है, एफडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इंटरनेट बैंकिंग का आपको वो ना दें किसी को, नेट बैंकिंग जो चलाते हैं वो कुछ नहीं करते, हमारा है वो कुछ नहीं करते। हाँ तो वो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपनी जानकारी किसी को देना नहीं है किसी भी बहाने से। मोबाइल हैक हो जाता तो इंटरनेट बंद कर दिया करे, कुछ ऐसा लगे आपको कि हमारा मोबाइल हैक हो गया क्या है तो इंटरनेट बंद कर देंगे तो सामने वाले का कनेक्शन आपसे कट जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट कर लें मोबाइल और उसके बाद ही इस्तेमाल करें जी। बाकी तरीके बहुत सारे हैं, कुछ हमारे साथ में सुभाष आए हुए हैं तो उनको भी मैं मौका देता हूँ कुछ अपना ज्ञान दें। सर अभी मैहर में केस आया है, अभी 1 महीना हुआ है। जैसे कोई मेरा दोस्त है, फिर वो किसी और ने मतलब उसे पैसा डाल दिया, किसी और ने डाल दिया, जब अभी मैं इंदौर का केस लगा तो यहाँ से पुलिस पकड़ के पेपर पड़ा था, उस साथ पूरे जो भी दोस्त उनको भी ले गई है। वो इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइम में, जैसे इस वजह से। मेरा अकाउंट बंद है। हाँ अभी बहुत सारे लोग उससे वो क्राइम ब्रांच, भोपाल क्राइम ब्रांच पकड़ के लेके गई है। उसमें अकाउंट को पैसा वो ट्रांजैक्शन गलत कर रहे थे, यहाँ का वहाँ फ्रॉड में यूज कर रहे थे उसका। हमारे रीवा से भी पकड़ के गए, सतना से भी गए, मैहर से भी गए। मैहर में तो एक कोई नाम याद नहीं आ रहा, वो टेरर फंडिंग में भी काफ़ी फेमस हुआ था वो, उसको पकड़े भी था हम लोगों ने। वो तो करोड़ों का रहता है। अभी इस समय बहुत चल रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम से, जो आप लोग कोई शेयर मार्केट में कहीं पैसा आपको व्हाट्सएप में आ जाता है, आईपीओ खरीदें या फिर किसी में गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर किसी के नाम से, वो यही करते हैं। आपका अकाउंट नंबर सब पूरा अकाउंट बना देंगे, उसमें वेबसाइट टाइप से रहती है, और आप 1 लाख लगाओगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि 2 दिन बाद आपका 3 लाख हो गया। फिर आप सोचोगे 3 लाख फिर लगा देते हैं, वो 1 आध करोड़ पहुंचा देते हैं 2-4 दिन में। तब तक आपका पैसा पूरा ख़त्म हो चुका होता है। जब आप सोचते हैं कि अब उसको निकाल लें हम, तब आपको समझ में आता है कि फ्रॉड हो गया है। बेसिक कारण यह है कि लालच नहीं पड़ना है, लालच किसी में भी। आलस का जो मतलब है, आलस का जैसे कोई LIC के नाम से, आपका पेंशन के नाम से कोई फ़ोन लगाता है कि पेंशन अपडेट करना है या फिर कुछ उसमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है कुछ, तो उसमें आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें आप दे देते हो। LIC की पॉलिसी है, उसमें भी कई लोग फ़ोन लगाते हैं कि ऑनलाइन आपको छूट दी जाती है, आप पॉलिसी जमा कर दीजिए तो आपको इतना छूट मिलेगा आज यदि करेंगे। तो आपको आलस ना करते हुए संबंधित वहाँ जाना है, वहाँ कंफर्म करिए, इसके बाद ही फिर आगे बढ़िए। चाहे वो कोई भी अनजान व्यक्ति से भरोसा ही नहीं करना है, सीधी सी बात यह है। अनजान लिंक पे भरोसा नहीं करना, अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है।
जब पूरा इत्मीनान हो जाए आपको कि हाँ ये सही व्यक्ति है, तभी आपको कुछ जानकारी दीजिए, नहीं तो बैंकिंग संबंधित तो किसी को भी जानकारी मत दीजिए। परिचित को भी मत दीजिए, क्योंकि परिचित भी कई बार उसको मिसयूज कर देते हैं। आप सभी को ओम शांति। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एक जागरूकता प्रोग्राम के लिए, जानकारी देने के लिए कुल मिलाकर के, और वो जानकारी साइबर अपराध के बारे में। और ये जो साइबर अपराध है, इस साधारण शब्दों में कहें तो धोखाधड़ी है। और धोखा आदमी कब खाएगा? जब हम किसी पे विश्वास करेंगे। और विश्वास भी किस तरह से? आंख मूंद करके, मतलब सामने वाला जो बोल रहा है हम उसको मान रहे हैं, वो बोला गड्ढे में कूद, जो अपन कूद जाते हैं भेड़ बन के। तो अगर हमें बचना है, अपराध से बचना है, तो हमें जागरूक होना पड़े, जानकारी चाहिए कुल मिलाकर के। जो होने वाला अगर हमें पहले से पता हो जाए कि ऐसा होने वाला है इस चीज से, तो हम उस काम को नहीं करेंगे, बच जाएंगे। तो जानकारी होनी चाहिए। और हमें किसी पे विश्वास नहीं करना। विश्वास करने के लिए पहले हम उसको परख लें अच्छे से, जो कि हमारा बुद्धि विवेक कहता है। हमारे पास नहीं है, तुम अगल बगल पड़ोस वाले से पूछ सकते हैं, दोस्त यार से पूछ सकते हैं, नात रिश्तेदार पूछ सकते हैं। तो किसी बात पे विश्वास करने से पहले सब चीज से विवेक से, तर्क से उसको जस्टिफाई कर लें, ये सही ही है, उसके बाद हम उस पर विश्वास करें। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, आप सबने विश्वास कर लिया कि हम पुलिस हैं, क्या जरूरी कि हम पुलिस हों? सही, यही हमारे प्रश्न था, है ना? तो ऐसा करके हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके फिर आपका विश्वास जीत के चले जाए, फिर बाद में बोले ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप हमारी बातों पे आ जाए और फिर आपके साथ ठगी हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के हमें किसी पे विश्वास करने से पहले उस चीज को अच्छे से रोक बजा करके पुष्टि कर लेना है। और अल्टीमेटली अगर उसका फाइनल रिजल्ट पैसे पे आके रुकता है, तो समझ जाना है कि भैया हमारे साथ धोखाधड़ी। क्योंकि कोई भी फ्रॉड करने वाला हो, उसका अंतिम उद्देश्य आपसे पैसा निकालना है। तो जहां पे घूम फिर के बात पैसे पे आ जाए, तो समझ जाइए कि अपनी एंटीना चालू कर लेना है और समझ जाना है कि भैया फ्रॉड हो सकता है। नहीं, किराएदार ऐसा दिक्कत नहीं है किराएदार से लेना। अगर हम जान रहे हैं कि मैं हूँ, आप अगल बगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ, कोई परिचित है तो परिचित में दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी ये रखना है कि सामने वाला हमारे से दूर चला गया है, 6 महीने बीत चुके हैं, ठीक है, अब वो किस घटना में लिप्त है, क्या कर रहा है, हमें जानकारी नहीं है। वो अच्छे कर्म कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, हम हमारे नजर में नहीं है। तो अगर वो बुरे कर्म में लिप्त हो गया, तो वो हमें भी लपेटे में ले सकता है, और हम उस पर विश्वास कर रहे हैं फोन पे, ना वो हमारे सामने है, ठीक है। तो हमें विश्वास नहीं करना है कुल मिलाकर के, जब तक हम उसको अच्छे से पुष्टि न कर ले कि चीज सही है। उसके बाद अगर आपने विश्वास किया, ब्लाइंडली विश्वास किया, तो धोखाधड़ी में हो गए। चाहे वो साइबर का फ्रॉड हो या कोई फ्रॉड, का मतलब ही है धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी विश्वास के साथ होता है, तो जल्दी विश्वास नहीं करना, उसको तस्दीक कर लेना है। और यदि ऐसी कोई घटना में हम फंस जाते हैं, यदि घटना प्रतीत हो रही कि नहीं कोई हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है, जानकारी नहीं है, तो पहले उसको कंप्लीट टास्क करने से पहले हम किसी न किसी दोस्त के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, नाती के साथ में, पोता के साथ में, किसी न किसी से शेयर करें, तो हमें पता चल जाएगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा होगा तो हम बच जाएंगे कहीं ना कहीं। तो शेयर करना जरूरी है एक दूसरे के साथ में, तभी हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। कुछ चीजें हमें आसान से लगती है। जैसे गुड़िया ने पीछे प्रश्न पूछा कि जब हमें पता है कि बैंक में पैसा चला गया, तो हम डायरेक्ट जाके पकड़ क्यों नहीं लेते हैं, है ना? लगता तो आसान है, लेकिन जो सामने वाला फ्रॉड कर रहा है उसको तो पता नहीं कि वो फ्रॉड कर रहा है। उसको ही मालूम है कि फोन में से लगाऊंगा तो लोग पुलिस पता कर लेगी, कहाँ से फोन जाकर पकड़ लेगी, तो उसने भी कुछ सेफर साइड सोच के रखा होगा। तो होता यही है कि ये डिजिटल का जमाना है, हर चीज बिक रही है। क्या है? हर चीज बिक रही है। आपकी एक एक इंफॉर्मेशन दुनिया में बिक रही है कि फलाने आदमी कितनी उम्र है, कहाँ पेंशन है, कब रिटायर हुआ, ईच एंड एवरीथिंग बिक रही है पैसों में, और उसी चीज का वो दुरुपयोग करते हैं आपको विश्वास में लेने के लिए। तो सब एक व्यक्ति दुकान में जाता है सिम लेने के लिए, गांव का आदमी है, दुकान वाला क्या कहता है, वो फॉर्जरी है थोड़ा दुकान वाला, ठीक है, कहता भाई सिम लगा दो, अंगूठा लगाया, बोला अभी स्कैन नहीं आया, एक बार और लगाइए, अभी भी सर्वर डाउन हो गया, एक बार और लगाइए। ऐसे करके उसने 5 बार उससे अंगूठा लगवा लिया। सिम कितनी निकल गई उसकी? 5। एक उसको दे दिया, 4 अपने पास रख लिया। अब कोई आदमी आया, बोला भैया सिम चाहिए, बोले कैसी वाली चाहिए, अच्छी वाली चाहिए कि फर्जी वाली चाहिए? बोले फर्जी वाली चाहिए। 2000 लगेगा एक फर्जी सिम का। बोले लाओ, 2000 दिए, फर्जी सिम मिल गई। अब वो फर्जी सिम का क्या करेगा आदमी? दुरुपयोग करेगा। तो इस तरह से फ्रॉड करने वाले इन चीजों का
दुरुपयोग करते हैं। और हमें लगता है कि नंबर आया तो पुलिस तो पकड़ लेगी, पुलिस किसको पकड़ेगी? उस गांव वाले को पकड़ेगी जो जिसको पता ही नहीं कि अंगूठा लगा के उसका सिम निकाल लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अकाउंट का होता है, कोई आदमी अकाउंट खुलाने जाता है, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे अकाउंट खुला, बोल दिया कि तुम्हारा अकाउंट अभी खुला ही नहीं है, सर्वर डाउन है फलाना दिन का, उसको पता नहीं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में उसका खाता खुला हुआ है, और वो खाता कहाँ चला गया खुल करके? पश्चिम बंगाल में। अब उसमें करोड़ों का लेन देन हो रहा है, पुलिस किसको पकड़ेगी जा करके? उस गाँव वाले को। उसको तो पता ही नहीं कि मेरा अंगूठा लगा के मेरा खाता किसने खोल के पश्चिम बंगाल में बेच दिया है। तो इस तरह से फ्रॉड होते हैं। तो देखने में बड़ा आसान सा लगता है कि हाँ भैया इसको पुलिस आसानी से पकड़ सकती है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब हम लोग को यहाँ आना था भी, तो हमें बता दिया कि ब्रह्म कुमारी आश्रम जाना है, हमने गूगल में चेक कर लिया, लेकिन पहुंचने के लिए हमें 15 गलियां छाननी पड़ी। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई अपराधी कॉल भी कर रहा होता है और हमें वहां तक पहुंचना होता है तो 50 घर ढूंढने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो एक आरोपी मिलता है, क्योंकि फोन तो सबके जेब में है। इसी में से कोई एक आरोपी अगर होगा, हमें पकड़ना होगा, तो कितने लोगों को छानना पड़ेगा? तो चीज सबके पास फोन है, तो चीजें सुनने में समझने में आसान लगती है, पर जब इसको जमीनी स्तर पर करने की बारी आती है वो कठिन हो जाता है। वर्तमान में साइबर फ्रॉड का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है कि भैया बता दी कि ऐसा ये वाला होगा तो आप बच जाएंगे, नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के फ्रॉड निश्चित किए जा चुके हैं। करने के लिए लोग बैठे हुए दूसरों को ठगने के लिए, उनका मकसद है कि आपसे पैसा निकालना है बस। और हर प्रकार के इंजीनियर से ठगने के लिए अलग तरीका है उनके पास में, किसान को ठगने के लिए अलग तरीका है, बैंक मैनेजर को ठगने के लिए अलग तरीका है। हर एक तरीके हैं हर एक व्यक्ति के लिए। वकीलों को ठगने का अलग तरीका है। किससे किस प्रकार की ठगी हो जाए कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इसका सिर्फ बचाव ये है कि हमें अवेयर रहना है, अनजान लोगों पे विश्वास नहीं करना है। विश्वास करने से पहले तब अच्छा ठोक बजा के पुष्टि कर लेनी है, 4 लोगों से सलाह मशवरा ले लेना है, लालच नहीं करना है, डरना नहीं है किसी से भी, लालच बिल्कुल नहीं करना, डरना नहीं है। अगर ये चीजें बेसिक चीजें हैं कि डर, लालच और विश्वास, इस पे आप खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो कुल मिला के किसी प्रकार के फ्रॉड होने से आप निश्चित तौर पे बच जाएंगे। इसका सार यही, और इन्हीं चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि आप लोग अवेयर रहें और दूसरों को भी इसी प्रकार से अवेयर करें, जागरूक करें। बस जानकारी होगी अपन बच जाएंगे, जानकारी नहीं होगी तो गड्ढे में गिर जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं, कुछ लोग 4 दिन से फंसे हुए हैं, कुछ लोग पता कर ले रहे हैं गूगल में फोन लगा करके कि 4 घाट में क्या व्यवस्था है, न्यूज देख ले रहे हैं क्या व्यवस्था है, गाड़ी जाम है 4 दिन से, नहीं जाना भैया। क्यों नहीं गए? जानकारी है इसलिए नहीं गए। तो जानकारी इकट्ठी करनी, जानकारी बांटनी है और बचत करनी है अपनी, बस इसका मूल आधार ये है। तो शिकायत करने का प्रोसेस क्या है? हाँ, शिकायत करने का प्रोसेस ये है कि अगर कभी किसी प्रकार की दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है, हमारे साथ हो गई, किसी रिश्तेदार के साथ में हो गई और वो सलाह पूछ रहा है, तो इसमें 3 तरीके हैं आसान। पहला तरीका यह है कि हम 1930 पे कॉल लगा लें। वहां पे कॉल लगेगी, जल्दी कॉल नहीं लगेगी, तो नेशनल नंबर है तो टाइम लग जाता है। कॉल लग जाने के बाद में वहां पे जो बैठा काम करने वाला है वो बात करेगा, पूरी जानकारी लेगा, आपकी एक कंप्लेंट दर्ज करेगा और एक नंबर दे देगा, शिकायत संख्या वो दे देगा कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। वो शिकायत कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? जिस थाने अंतर्गत आप रहते हैं उस थाने के लिए ट्रांसफर हो जाती है, और जहां जहां पैसा जाता है, जो जो चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सारी डिटेल्स पुलिस को ऑटोमेटिक पहुंचती रहती है 1 बाय 1 करके। लेकिन काम कौन करेगा? आपका थाने वाला। ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं लग रही है, तो डायरेक्ट एक वेबसाइट दी गई cybercrime.gov.in के नाम से, उस वेबसाइट को खोल करके भी अपनी कंप्लेंट स्वयं भर सकते हैं, पूरी जानकारी। ठीक है, दूसरा तरीका यह हो गया। तीसरा तरीका, अगर हमसे दोनों नहीं आ रहा है तो हम संबंधित अपने थाने पहुंच जाए, फटाफट वहां लिखित जानकारी दे दें कि भैया ये हमारे साथ ऐसे घटना हो गई है, तो थाने वाले उस कंप्लेंट को सुन करके उसको रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कहीं से भी किसी भी रूप में आपका पैसा कटा है, अब डिजिटल जमाना हो गया, पहले पासबुक की एंट्री मिलती थी, अब लोग डिजिटल जमाने में यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका दुरुपयोग करते हैं। तो उस केस में हमें अगर यूपीआई आईडी है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए होता है। ठीक है। इंटरनेट आईडी है तो उसका स्टेटमेंट इंटरनेट आईडी का चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट और अन्य डिटेल्स चाहिए होती हैं, जो हमें बैंक से मिल जाती है या फिर हमारे मोबाइल के SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। उन जानकारी को लेकर के हमें पुलिस को देना होता है। पुलिस उन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई शुरू करती है। अगर हम बोल दें कि भैया हमारा 15 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया, फ्रॉड हो गया है और आप कार्रवाई करो, पुलिस को दे दिया, हमने लिख दिया 15 लाख,
और हमने कुछ दिया नहीं उसको, पुलिस को, कि आपका ये स्टेटमेंट ये है 15 लाख एक बार में गया है कि 2 बार में गया कि 20 बार में गया है, तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? तो हमें अपनी डिटेल्स स्पष्ट देनी चाहिए कि हाँ 15 लाख एक बार में गया है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी ये है, इस खाते में गया, वो जानकारी हम देंगे तो प्रॉपर उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बहुत साइबर फ्रॉड करने वाले बिल्कुल। कैसे मालूम होता है किस पर्सन को चूज करें? हमने अभी पकड़ के लाए थे एक आरोपी को, उसके पास एक डायरी मिली थी, ये बेसिक चीज है, कोई जरूरी नहीं है, डायरी मिली थी, उसके पास एक मोबाइल नंबर की सीरीज थी, सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं आजकल मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे भी और काफी किताब पे भी। झारखंड का था वो, उसने एक मोबाइल नंबर की सीरीज रखी थी 90 98 450 451 452 453, ये उसका तरीका था, ठीक है। 451 452 453 455 लगाते जा रहा है, ठीक। ये सिद्धांत काम करता है भीख मांगने की पद्धति पे। एक भिखारी आता है मोहल्ले में, 20 घरों में जाता है, भीख नहीं मिलती, 21वें घर में जाता है, उसको भीख मिल जाती है। तो फ्रॉडस्टर भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, वो लगातार ट्राई करेंगे, 50 लोग ट्राई करेंगे, 50 नहीं फंसेंगे, 51वां जब फंसेगा तो उसको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए या 6 लाख रुपए का प्रॉफिट उसको दिन भर में हो जाएगा। तो ये सिद्धांत है सीधा आसान सा। तो ये तो एक तरीका उनका हो गया, और भी बहुत सारे, मैंने बताया कि डिजिटल जमाना है, हर एक डेटा बिक रहा है। आप विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, सामान खरीदेंगे, बोलेगा सर मोबाइल नंबर प्लीज, आपने मोबाइल नंबर बताया, खटाक से बिल निकाल के दे देगा आपको। गए होंगे विशाल ना, मोबाइल नंबर दिया आपने, मोबाइल नंबर साथ में उसके पास आप चला गया कि आपने क्या शॉपिंग करी, विशाल का डेटा चोरी हो गया, तब उसको तो पता है ना कि फला दिनांक को आपने कितने के सामान खरीदे, क्या क्या सामान खरीदा, पता चल गया ना। अब वो विशाल वाला बन के आपको पास फोन करेगा, सर आपने जो सामान खरीदा था उस दिन आकर के फला फला दिनांक को, उसमें आपका लकी ड्रॉ निकला है, तो अब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपको कहेंगे हाँ मैं गया था यार इस दिन को, इतने सामान लेकर, क्या सही से बता रहा आदमी, सही बता रहा, आपने विश्वास कर लिया उसके बाद के फोन पे। विशाल नहीं गए उसके लिए, विशाल चले जाएं, अब फोन पे विश्वास कर लिया, उसने बताया ये कर लो, आपने वो कर लिया, खाते खाली हो गया खाता। ये तरीका है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ साहब आपको? हाँ क्लियर तो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग है, आपसे 15 20 25 साल पहले जो शुरुआत हुई जी, ज्यादातर एटीएम आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आप चालू करवाना है कि नहीं, इस तरीके की होता था। और जब उस पर कंट्रोल हुआ तो अभी साइबर वाला ये आ गया। अपराध साहब कभी नहीं रुकेगा, सनातन काल से अपराध चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पुलिस का हम सबका मकसद ये होता है कि उसकी जो प्रतिशत की मात्रा है वो कम कराई जा सके। जागरूकता का मतलब ये है कि जो होने वाला है उससे बचाओ। मृत्यु सबको आनी, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपका अपराध का जो ग्राफ है वो कम से कम हो सके, अवेयरनेस बढ़ता रहे। अपराध कभी खत्म नहीं होता, चोरों के लिए ताला नहीं है, हम सबके लिए ताला, चोरों के लिए ताला नहीं है। इसमें एआई जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, इसके कारण आपका डेटा पूरा वो उसमें कैटेगराइज हो रहा है कि कौन किस तरीके के क्या है, कीवर्ड्स टाइप से रहते हैं उसमें, और उसी के माध्यम से वो टारगेट सेट करते हैं कि किसको कैसे टारगेट करना। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई मोबाइल खरीद के लाते हो आप, और मोबाइल के कवर का ऐड ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। जैसे मोबाइल आप खरीद के लाओगे ना, दूसरे तीसरे दिन से मोबाइल के कवर का ऐड आना शुरू हो जाएगा कि आपके मोबाइल के लिए ये कवर है, आपके डेट ऑफ बर्थ के आसपास आपका कुछ ना कुछ ऑफर आना शुरू हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा जो चोरी हो रहा है ना, डेटा माइनिंग बोलते हैं इसको, पूरा डाटा एक कलेक्ट होके उसमें फिर पूरा सर्वर में जाके उसमें पूरा कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। तो अपग्रेड कर रहा है जो आपका जो तरीका था उस समय, तो आप सतर्क हो गए लोग। जैसे सीरीज वाला इन्होंने बताया था कि एक सीरीज में लगाते जाते थे फोन पहले, अब वो अपग्रेड हो रहे हैं खुद को, अब एपी के फाइल भेजना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट अब और भी नए नए तरीके इन्वेस्टमेंट के नाम से आ रहे हैं। इस तरीके का तो नहीं है, एक शंका है कि जिन लोगों की बैंक में अकाउंट खुले हुए, क्या बैंक से भी वो हो जाता है? कुछ मिले हैं, बैंक के कर्मचारी भी कुछ मिले हुए हैं। कई ऐसे हमारे पास केस आए हैं कि एटीएम उसने बैंक वाले वो कस्टमर के पास एटीएम पहुंचा ही नहीं, उसी एटीएम से यूज होके पैसा निकल गया उसका। तो बहुत तो नहीं, लेकिन काफी कुछ मिले भी हुए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि आपके बैंक में बीच बीच में जाते जाए हमारे में क्या क्या सर्विसेज चालू हैं और क्या क्या आपका एटीएम यदि है तो उसको चेक करते रहे कि हमारे पास एक एटीएम है तो 2-3 इशू नहीं हुए हैं कि एक बैंक वाला रखे हो, एक आप पास रखा हो। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।